अभी तो चाइना और ताइवान के बीच माहौल ठंडा है, पर ये कब तक रहेगा किसी को भी नहीं पता। अक्टूबर के महीने में जी जिनपिंग ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि वो चाइना और ताइवान को एक साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और अगर किसी भी फॉरेन पावर ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की तो उसका जवाब मिलिट्री एक्शन से देंगे। हद तो तब हो जाती है जब 3 महीने पहले चाइना और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता है। चाइनीज मिलिट्री ताइवान के चारों ओर समुद्र में मिलिट्री ड्रिल्स कर रही होती है, मिसाइल्स की टेस्टिंग की जाती है, चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान की एयर स्पेस के अंदर इंट्रूड कर रहे होते हैं, साइबर अटैक्स भी किए जाते हैं ताइवान की सरकारी वेबसाइट्स के अंदर। और ये सब देख ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू का कहना है कि ये सब चाइना के एक गेम प्लान का पार्ट है। कौन सा गेम प्लान? ताइवान को इन्वेड करने का। ये सब चाइना इसलिए कह रहा है क्योंकि चाइना ताइवान को अलग मानता ही नहीं है। चाइना ताइवान को चाइना का ही पार्ट मानता है, और इसी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि या तो प्यार से रीयूनिफाई हो जाए वरना हम जबरदस्ती करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन दोनों देशों के बीच चल रहा विवाद और इनका इतिहास। Taiwan, and as soon as her plane departed, Chinese military drills. After the US House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan, with Beijing beginning its military exercises that include live fire drills in 6 zones began in earnest on all sides of the island. Ships. Taiwan's defense ministry has revealed that Beijing's warplanes had flown nearly 300 sorties. वैसे तो ये चाइना और ताइवान का इशू बहुत पुराना है, लेकिन अभी का जो इशू है उसमें अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट है। आखिर क्यों चाइना के साथ अदर कंट्रीज भी इंटरेस्टेड हैं ताइवान के अंदर? इसका मेनली एक ही रीज़न है, वो है प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये सारा किस्सा स्टार्ट होता है नैन्सी पेलोसी नाम की एक सीनियर अमेरिकन पॉलिटिशियन से, जो कि यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर भी रही हैं साल 2019 से। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं पता तो ये इंडिया के लोकसभा की तरह ही होता है, तो ये यूएस के लोकसभा की स्पीकर हुई। अभी हाल ही में नैन्सी पेलोसी एशिया के दौरे पर थी और काफ़ी जगह गई भी थी, पर ये कुछ पक्का नहीं था कि वो ताइवान जाएंगी अपनी इस विजिट के अंदर या नहीं। एक्चुअली किसी बड़े देश के पॉलिटिशियन का ताइवान जाना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि फिर वो ताइवान को एज अ इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, और जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेसिकली नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से पहले उन्हें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारी वार्निंग्स भी दी थी। इनफैक्ट चाइनीज़ डिक्टेटर जी जिनपिंग ने तो ये तक कह दिया था, आग से खेलोगी तो जल जाओगी। सही में ये क्या था? उन्होंने कहा था, दोज हु प्ले विद फायर विद पेरिश बाय इट इज होप दैट यूएस विल बी क्लियर आइड अबाउट दिस। और उन्होंने कहा कि यूएस वन चाइना प्रिंसिपल को ऑनर करे। लेकिन फिर भी नैन्सी जी ताइवान जाने का फैसला करती हैं। एक्चुअली जब तक वो ताइवान के अंदर लैंड नहीं कर जाती ये मिशन सीक्रेट रखा जाता है। 2 अगस्त देर रात को यूएस एयरप्लेन लैंड करता है ताइवान के अंदर और उनका स्वागत किया जाता है बहुत अच्छा। नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्हें पिछले 25 साल में हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल मिली है टू विजिट ताइवान। ताइवान में इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जा रहा था। ताइपाई 101 ताइवान की एक बिल्डिंग है जो कि एक टाइम पर वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग भी हुआ करती थी। इसके ऊपर भी मैसेज लाइटन होने लग रहे थे। ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने इन्हें ग्रीट करते हुए कहा, आज के दिन अमेरिकन सॉलिडेरिटी ताइवान के साथ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। पूरे वर्ल्ड में हमें चॉइस देखने को मिलती है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच। इसके अगेंस्ट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए कहती है, अगर ताइवान इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा तो उनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा चाइनीज़ लोगों की पावरफुल फोर्स की वजह से। वैसे तो ये कहने की बात है क्योंकि आज के दिन ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ही फंक्शन करता है क्योंकि उनकी खुद की सेपरेट गवर्नमेंट है, उनकी सेपरेट मिलिट्री है और उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं। ये सब देख चाइनीज़ गवर्नमेंट को इतना गुस्सा आता है कि
लगभग इसके 4 से 5 घंटे बाद ही वो मिलिट्री ड्रिल्स अनाउंस कर देते हैं ताइवान के ऊपर। ये मैप देखिए, ये जो छोटा सा आइलैंड है ये है आइलैंड ऑफ ताइवान, जो कि कम्प्लीटली सेपरेटेड है मेनलैंड चाइना से। इन दोनों के बीच एक मीडियन लाइन जाती है। ये कोई एक्चुअल में लाइन नहीं है, बस ये एक सिंबॉलिक लाइन है जिसे पिछले कई सालों से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह यूज़ किया गया है। चाइनीज़ मिलिट्री इस मीडियन लाइन को क्रॉस करते हुए कई मिसाइल्स लॉन्च करती है ताइवान के आसपास। वैसे ही सेम चीज़ चाइना इंडिया के साथ भी करता है, वो लगातार बॉर्डर्स पर इंक्लूजन करता रहता है। और ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट्स भेजे चाइनीज़ मिलिट्री को वापस भगाने के लिए। इसके लगभग 4 दिन बाद चाइनीज़ डिक्टेटर जी जिनपिंग कहते हैं कि वो एक पीसफुल रीयूनिफिकेशन चाहते हैं ताइवान का चाइना के साथ। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने पहली बार ये बात कही है। साल 2019 में भी उन्होंने कहा था कि ताइवान का चाइना के साथ यूनिफिकेशन इनएविटेबल है, कभी ना कभी तो होकर रहेगा। अगर शांति से नहीं, एज अ लास्ट ऑप्शन हम मिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ये सब बात सुन के आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, आखिर किस हक की, किस वजह की वजह से चाइना यूनिफिकेशन की बात कर रहा है। ये सब जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इन दोनों देशों के बीच का इतिहास। आइए जानते हैं इन दोनों देशों का इतिहास। अगर ताइवान की प्री हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आइलैंड ऑफ ताइवान फॉर्म होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मिलियन ईयर्स पहले कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से, वो भी कॉन्टिनेंटल यूरेशियन प्लेट और ओशिएंटिक फिलीपीन सी प्लेट के बीच। एक बहुत फेमस जो फॉसिल पेंगू 1 भी मिलता है जो कि एक्सटिंक्ट होमिनिन स्पीशीज़ का बताया जाता है और जो कि मिडल लेट प्लेस्टोसीन तक अलाइव था। साल 1624 में ताइवान के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल से पहले और इसके पहले आर्कियोलॉजिस्ट को ह्यूमन हैबिटेशन एविडेंस भी मिले हैं जो कि 20 से 30 हज़ार साल पहले के बताए जाते हैं। अराउंड 5000 साल पहले साउथ ईस्ट चाइनीज़ फार्मर सेटल होते हैं आइलैंड के अंदर। ये ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग होते हैं और प्रेजेंट के चाइनीज़ अबॉरिजिन्स लोगों को इनका वंशज बताया जाता है। फिर डच पीपल रूल करते हैं साल 1624 से साल 1668 तक। अगर एज ऑफ डिस्कवरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पड़ोसी देश चाइना में मिंग एम्पायर और जापान में टोकुगावा शोगुनाटे के साथ ट्रेड करने और ईस्ट एशिया में पोर्तुगीज़ और स्पेनिश ट्रेड और कॉलोनियल एक्टिविटीज़ पर रोक लगाने के लिए फॉर्मोसा पर दबाव बनाया। फिर अर्ली 17th सेंचुरी में चिंग डायनेस्टी का राइज अप देखने को मिलता है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी मिंग डायनेस्टी के साथ अपने टाइज कट कर लेती है और चिंग डायनेस्टी के साथ अलाय हो जाती है। फॉर्मोसा के ही टाइम पर छोटी सी कॉलोनी के अंदर स्पेनिश एम्पायर भी इस्टेब्लिश था। ये जो नॉर्दर्न टिप है आइलैंड की यूरोपियन से भी जानी जाती थी। फिर बारी आती है किंगडम ऑफ टंगनिंग की। इस टाइम पर ब्रिटिशर्स किंगडम ऑफ टंगनिंग को ताइवान भी कहते थे और एट द सेम टाइम साउथ वेस्टर्न ताइवान और पेंगू आइलैंड पर मैरीटाइम एम्पायर का राज होता है। ऐसा पहली बार होता है कि हान चाइनीज़ प्रीडोमिनेंट निकल कर आते हैं ताइवान की हिस्ट्री में। ये हान चाइनीज़ वो लोग हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन 18% है। इसके बाद चिंग डायनेस्टी के आर्मी जनरल शी लांग अपनी आर्मी के साथ जाते हैं और मिंग लॉयलिस्ट किंगडम ऑफ टंगनिंग को हरा देते हैं और फिर चिंग डायनेस्टी साल 1683 से साल 1895 तक रूल करती है। साल 1895 में आइलैंड ऑफ ताइवान और पेंगू आइलैंड एक साथ जापान की डिपेंडेंसी बन जाते हैं फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर में जापान की विक्ट्री के बाद, और रिपब्लिक ऑफ फॉर्मोसा मूवमेंट को दबा दिया जाता है जापानीज सैनिकों द्वारा और ताइनान के कैपिचुलेशन में बहुत जल्दी हार जाता है और ताइवान पर 5 डिकेड्स तक शासन करने के उद्घाटन करने के साथ इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल
ताइवान के गवर्नर जनरल को लीड करते हुए ताइहोकू को बना दिया जाता है, जिसे आज हम ताइपाई के भी नाम से जानते हैं। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज अ रिजल्ट जापान हार जाता है और आइलैंड ऑफ ताइवान प्लेस कर दिया जाता है अंडर द गवर्नेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना और रूल किया जाता है एक चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंटैंग KMT के द्वारा ऑन 25 अक्टूबर 1945। 28 फरवरी 1947 को एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं ताइवान के अंदर और चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत ही खूंखार तरीके से एक मैसेकर करती है, हज़ारों सिविलियंस को मारा जाता है। बेसिकली इसे जलियांवाला बाग से कंपेयर कर सकते हो। एस्टिमेट किया जाता है 18 से 28 हज़ार के बीच हैं जिन्हें मारा गया और ताइवान की हिस्ट्री में इस इंसिडेंट को 228 इंसिडेंट और 228 मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। इस इंसिडेंट को देखते हुए ताइवान प्रोविंस के गवर्नर चेन चेंग साल 1949 में एक मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। फिर अगले 2 सालों में हमें एक सिविल वॉर देखने को मिलती है। उस वक्त के जो लीडर थे वो थे चियान काई शेक। उन्हें हरा दिया जाता है माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा और KMT के सपोर्टर्स मेनलैंड चाइना को छोड़कर ताइवान चले जाते हैं और ताइपाई को टेम्परेरी कैपिटल डिक्लेयर कर देते हैं ऑफ द ROC। और फिर KMT की सरकार अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर एक नई सरकार बनाती है। बेसिकली इसे हम गवर्नमेंट इन एग्जाइल कह सकते हैं। अगले 25 साल इनकी सरकार रहती है। फिर इनके बेटे चियान चिंग कुओ गद्दी पर बैठते हैं कई साल बाद। तो क्योंकि एक टाइम पर KMT की सरकार पूरे मेनलैंड चाइना पर राज करती थी और फिर माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें मेनलैंड चाइना से डिस्प्लेस कर दिया था, तो इसी रीज़न की वजह से ROC पूरे मेनलैंड चाइना को अपना बताती है और कहती भी है कि एक न एक दिन हम इसे अपना बना ही लेंगे और पूरे मेनलैंड चाइना की एकमात्र वैध सरकार होने का दावा भी करती है। अब 1960s 70s का आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। ज़माना था कोल्ड वॉर का। एक तरफ है USA, दूसरी तरफ है सोवियत यूनियन। अमेरिका कैपिटलिस्ट, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट। मेनलैंड चाइना में जीत हुई थी माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी की, तो ऑब्वियसली अमेरिका अगेंस्ट था माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी के। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ने एक्चुअली में ताइवान में बैठी सरकार चियांग की ROC उसे माना जाता था एज अ रियल चाइना। तो यहाँ पर ताइवान की सरकार को मेन चाइना बना दिया जाता है। लेकिन 1970s के आते आते कुछ देशों ने आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया कि ताइवान की सरकार सिर्फ इतने छोटे से आइलैंड को कंट्रोल करती है, तो हम ये कैसे मान लें कि ये पूरे मेनलैंड चाइना को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ ठीक नहीं है, अनरियलिस्टिक है ये। तो साल 1971 में यूनाइटेड नेशन अपना डिसीजन स्विच करती है और कहा अब बीजिंग में जो बैठी सरकार है माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी, अब यही मेन सरकार है चाइना की और ताइवान में जो बैठी सरकार है उसे भगाओ यहाँ से। माओ जेडोंग की मौत हो जाती है साल 1976 में और अगले रूलर बनते हैं डेंग जियाओपिंग। ये थोड़े ओपन हार्टेड होते हैं और साल 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हैं। अमेरिका सोचता है कम्युनिज्म वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और साल 1979 में ऑफिशियली डिप्लोमेटिक टाइज बना लिए जाते हैं चाइनीज़ सरकार के साथ। चाइना में बैठी सरकार भी पूरे चाइना को क्लेम करती है और कहती है इवन ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है, वो भी चाइना के कंट्रोल में आना चाहिए। इसलिए बाकी जो देश हैं वो भी ताइवान को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं कि ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, इसे चाइना का ही पार्ट मानो। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और भी देश ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानने से
इनकार करने लगे और आज के दिन सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जो ताइवान को इंडिपेंडेंट मानते हैं। बाय द वे, साल 1949 से 1987 का जो समय था उसे व्हाइट टेरर का नाम दिया जाता है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल रीज़न की वजह से जेल में डाल दिया जाता है और लगभग 1000 लोगों को मार दिया जाता है। एक तरफ थे चाइनीज़ डिक्टेटर माओ जेडोंग, जो लोगों को सिर्फ एंटी कम्युनिस्ट होने के लिए मार डालते थे, ज़रा शक होने पर ही मार दिया जाता था। और दूसरी तरफ थे ताइवान के डिक्टेटर चियांग काई शेक, जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता उसकी आवाज़ दबा दी जाती और उन्हें कम्युनिस्ट सिंपैथाइज़र कहकर बुलाया जाता। ये दोनों ही डिक्टेटर थे, एक लोगों को कम्युनिस्ट होने के लिए मार देता था तो दूसरा लोगों को एंटी कम्युनिस्ट होने के लिए मार देता था। लेकिन फिर ताइवान में एक ऐसी चीज हुई जो कि चाइना में नहीं हो पाई, डेमोक्रेसी की ग्रोथ। डिक्टेटर चियान चिंग कुओ के गुजर जाने के बाद साल 1988 में ताइवान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं ली टेंग हुई, और ये अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लेकर आए और इन्हें ताइवान के फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा बहुत हुई डिक्टेटरशिप, अब से जनता की सुनी जाएगी। इवेंचुअली साल 2000 में इलेक्शन हुए और देश के फर्स्ट नॉन केएमटी प्रेसिडेंट बने चेन शुई बियान, और इनकी पार्टी का नाम बना पीपल फर्स्ट पार्टी PFP। एट द सेम टाइम चाइना में भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई थी। 1989 वो साल था जब चाइना बहुत करीब था डेमोक्रेसी लाने के। लोग सड़कों पर आए प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी आज़ादी की मांग करने के लिए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर चाइनीज मिलिट्री ने ओपन फायर कर दिया। Troops started firing at the unarmed students. बीजिंग में एक जगह है टियानअनमेन स्क्वायर, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे। चाइनीज सरकार टैंकों को लेकर आती है प्रोटेस्ट रोकने के लिए। फिर एक इंसान इन टैंकों की लाइन के आगे खड़ा हो जाता है इन्हें रोकने के लिए। ये फोटो इतना आइकॉनिक बन जाता है कि इसे रिवॉल्यूशन का सिंबल माना जाने लगा। अगर आप साल 1989 का कोई भी इंसिडेंट चाइनीज़ वेबसाइट्स पर सर्च करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन चाइना में इसके बारे में किसी को बात तक करना अलाउड नहीं है। वैसे ये सेम तरह के प्रोटेस्ट इंडिया में अभी देखने को मिले थे अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर, जो कि CA NRC के ऊपर थे। तो साल 2000 में ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी आ चुकी थी और चाइना के अंदर वही कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी। तो चाइना ताइवान से कहता है क्यों ना हम 1 कंट्री 2 सिस्टम की तरह काम करें, तुम हमारे देश का हिस्सा बन जाओ पर इंडिपेंडेंटली काम करना। ताइवान ने इस ऑफर को साफ रिजेक्ट कर दिया। फिर चेन शुई बियान की पार्टी ने ओपनली कहा कि वो चाइना से कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहते हैं, वो चाइना से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं रहना चाहते। KMT पार्टी आज तक चाहती है ताइवान चाइना के साथ रीयूनिफाई हो, लेकिन साल 2016 में डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी की जीत हो जाती है और ताइवान की नई प्रेसिडेंट बन जाती हैं साई इंग वैन। ताइवान के अंदर इन्हें बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट माना जाता है, इसलिए साल 2020 में ये री इलेक्ट हो जाती हैं प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। इन दोनों देशों का इतिहास जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लिया एक टाइम पर ताइवान चाइना को अपना बनाना चाहता था और चाइना ताइवान को, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों का क्या? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अभी के जो सबसे लेटेस्ट सर्वेज हुए हैं, ताइवान के अंदर 60% से ज़्यादा लोग अपने आप को एज अ ताइवानीज़ रिकॉग्नाइज करते हैं। 50% के करीब लोग अपने आप को बोथ मानते हैं और 5% के करीब लोग अपने आप को एज अ चाइनीज़ मानते हैं, या उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम चाइनीज़ हैं या ताइवानीज़। तो हमारे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं बनता है चाइना का ताइवान पर हक जताने का, क्योंकि साल 1950 से ही दोनों देश एक अलग अलग मोड़ पर निकल जाते हैं। एक देश में हमें कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है तो दूसरे देश में हमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं।
जब दोनों देशों की सोच इतनी डिफरेंट है एक दूसरे से, एक तरफ हमें आज भी डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है, लोगों को कोई आज़ादी नहीं है, बहुत सी पाबंदियां हैं, तो दूसरी तरफ हमें फुल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ताइवान की डेमोक्रेटिक रैंक दुनिया में 8वें नंबर पर है और एशिया में 1st नंबर पर। तो क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक बायस्ड है और भी कुछ है, वैसे तो इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी माना जाता है और ताइवान को फुल डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। अब अमेरिका की बात करें तो मैंने जैसा बताया साल 1970s में अमेरिका बदल सा गया था। यूएसए ने अपने रिलेशन बनाने शुरू कर दिए थे चाइनीज़ कम्युनिस्ट के साथ, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो अमेरिका ने अपनी दूरी दोनों से बना कर रखी थी। 1979 में ही यूएस के अंदर एक लेजिस्लेशन पास की गई थी, अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश करेगा तो अमेरिकन फोर्स पहुंच जाएगी ताइवान की हेल्प करने के लिए। पिछले कई सालों में अमेरिका का स्टांस ताइवान के फेवर में थोड़ा ज़्यादा होता गया और चाइना के अगेंस्ट। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिसेंटली कहा, अमेरिका वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करता है और वह मानता है एक ही चाइनीज़ सरकार है, लेकिन इसके बावजूद अगर ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश की तो ये सही नहीं होगा। जो बाइडेन ने ऐसा कहा तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का जवाब आया, बाइडेन हमारे इंटरनल मामले से दूर रहें। पिछले कई दशकों से जापान चाइना ताइवान के इशू से थोड़ा दूर ही रहा है। जापान को लगता है ये काफ़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है, इस पर पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए। लेकिन पिछले साल जून में जापान के जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने कहा कि हमें एक्चुअली में ताइवान को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है तो वो अमेरिका के साथ जुट जाएगा ताइवान को बचाने के लिए। अब यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि अमेरिका अनऑफिशियल रिलेशन बनाकर रखता है ताइवान के साथ। अमेरिका अपने हथियार बेचता है ताइवान को अंडर द ताइवान रिलेशन एक्ट, ताकि ताइवान अपने आप को डिफेंड कर सके। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो अमेरिका स्टांस तो सुनने में काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एक्चुअल में देखा जाए तो काफ़ी सिंपल भी है। वो पीसफुल रीयूनिफिकेशन को सपोर्ट करता है, जो कि होगा नहीं, और अगर चाइना मिलिट्री का इस्तेमाल करता है ताइवान के ऊपर तो वो चुप नहीं रहेगा। लेकिन अगर नैन्सी पेलोसी की बात करें तो इनका स्टैंस और भी ज़्यादा क्लियर कट रहा है। आज से 31 साल पहले साल 1991 में नैन्सी पेलोसी ने चाइनीज़ सरकार को झलका दिया था एक वाइट फ्लावर से। इस घटना के 2 साल बाद नैन्सी चाइना गई। चाइना में जाकर उन्होंने टियानमेन स्क्वायर के पास एक मॉन्यूमेंट था, वहाँ पर एक वाइट फ्लावर एज अ सिंबल रखा और ह्यूमन राइट मिशन को डिस्क्राइब किया। उन्होंने एक छोटा सा ब्लैक बैनर भी दिखाया जिस पर लिखा था टू दोज हु डेड फॉर डेमोक्रेसी इन चाइना। साल 2000 में वो ओस्लो तक गई थी नोबेल पीस प्राइज देने। एक चाइनीज सरकार के खिलाफ खड़े हुए रिवॉल्यूशनरी लियू जियाओबो को 9 साल बाद वॉशिंगटन डीसी में एक रैली चल रही थी। इन्होंने टैंक मैन के स्टैच्यू को अनवील किया दुनिया के सामने। वही अनजान प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर जो रिवॉल्यूशनरी का सिंबल है। आज के दिन एक चीज़ तो पक्की है कि यूएस और चाइना के रिलेशन ऑल टाइम लो हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है कि चाइनीज़ सरकार ताइवान को लेकर इतनी ज़्यादा क्यों ऑब्सेस्ड है। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड ही तो है, जाने दे उसे, क्यों फालतू में इतनी कंट्रोवर्सियाँ कर रहा है। इसका जवाब सिर्फ एक इंसान में छिपा है, वो है शी जिनपिंग। साल 2018 में चाइनीज़ सरकार ने एक ऐसा लॉ पास किया था कि प्रेसिडेंट के लिए जो 2 टर्म की लिमिट होती थी अब उसे हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि शी जिनपिंग अब तीसरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। पिछले 10 सालों में शी जिनपिंग ने अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करी। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता उसकी आवाज़ दबा दी जाती। कम्युनिस्ट पार्टी में इन्होंने खुद की एक आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है, खुद का एक ब्रांड।
ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा और सेंसरशिप का यूज़ करके इन्होंने नेशनलिज्म के नाम पर अपना एजेंडा फैलाया है, लेकिन फिर भी चाइना के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले। एवरग्रांडे क्राइसिस, फिर कोल क्राइसिस और फिर एक भयंकर लॉकडाउन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं चाइना के अंदर, राइजिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक रिलेटेड। कुछ दिनों में 20th नेशनल कांग्रेस होने वाली है। यहाँ पर जी जिनपिंग को लड़ना है अपना टेन्योर एक्सटेंड कराने के लिए और अपनी गद्दी बनाए रखने के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पुतिन और यूक्रेन के बीच है, वैसे ही जी जिनपिंग और ताइवान के बीच है। पुतिन और यूक्रेन का तो देशों ने मैनेज कर लिया था, अगर चाइना और ताइवान के बीच सेम चीज़ हुई तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ताइवान और चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। आज है 9 दिसंबर और चाइना में दोबारा से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। लोग तियाननमेन स्क्वायर के एरिया के पास उतर आए हैं सड़कों पर और चाइना में दोबारा से डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि चाइना में डेमोक्रेसी आ पाती है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।